हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं जलवायु। तो अध्याय 4 के अंतर्गत आज हम अध्ययन करने वाले हैं जलवायु के बारे में, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और मुख्य रूप से हम इसमें देखेंगे भारत की जलवायु किस प्रकार की है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे इसमें दिया हुआ है कि हमने पिछले अध्यायों में हमने भारत की स्थलाकृतियों के बारे में देखा है, इसके अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं और किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये हैं। वहाँ की जो अपवाह प्रणाली कैसी है, वहाँ की जो स्थलाकृतियाँ कैसी हैं, ये तो हमने इसका अध्ययन किया है। इस अध्याय में हम अध्ययन करने वाले हैं तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में और वायुमंडलीय अवस्थाओं के अध्ययन के थ्रू ही हम देखेंगे भारत की जलवायु के बारे में। यहाँ दिया हुआ है कि हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं अथवा मई का महीना जो होता है ये गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस भारत की जलवायु का अध्याय इसमें हम जानेंगे। देखिए, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि यानी 30 वर्ष से अधिक में जो मौसम की अवस्थाएं होती हैं, तो मौसमों की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम जलवायु के तत्व जैसे ये प्रमुख तत्व हैं जो कि जलवायु को निर्धारित करते हैं। इसमें शामिल है तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण। ये सब क्या है? ये मौसम के या फिर जलवायु के तत्व हैं। देखिए, इसमें आगे दिया है कि इसमें मुख्य ध्यान रखना आवश्यक ये है कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में ही कई बार बदलती है। ये मुख्य अंतर है मौसम व जलवायु में हम कर सकते हैं कि मौसम की अवस्था जो है प्रायः एक दिन में ही कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रह सकती है। हो सकता है ये एक दिन में भी कई बार बदल जाए, लेकिन महीनों, सप्ताहों तक भी ये क्या एक समान इसमें हमें समानता देखने को मिल सकती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ हो सकता है, आर्द्र या शुष्क भी हो सकते हैं। ये महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्थाओं के आधार पर वर्ष को हम ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया जाता है। वहीं जो जलवायु होता है वो बहुत दीर्घकालिक होता है। 25-30 वर्षों की एक वायुमंडल जो औसत होता है उसको लेकर के हम जलवायु का निर्धारण करते हैं। तो बस यही 2 अंतर है समय का मौसम और जलवायु में। बाकी जो कारक है यही मौसम के जो कारक है वही जलवायु के भी कारक होते हैं, उसी के द्वारा उनका निर्धारण किया जाता है। विश्व की बात करें तो विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। इसमें दे रहे हैं क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? तो इस संबंध में आइए हम अध्ययन करते हैं विस्तार से। देखिए, सबसे पहले हम इस तथ्य को जानते हैं कि जो मानसून शब्द है, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ये अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। यानी मौसम जो अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। ये होता है मानसून का अर्थ। मानसून जो होता है ये एक वर्ष में ही ऋतुओं के दिशा में या फिर उसमें वायु की दिशा में क्या होता है परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो भारत की जलवायु है मानसूनी कहलाती है, क्योंकि इसमें हवाएं मौसम के अनुसार बदलती रहती है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में इस प्रकार की जलवायु मौसमी जलवायु हमें देखने को मिल जाएगी और सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। मानसूनी जलवायु तो है, इसके अलावा हमें इसमें भी भारत के जो कि देख सकते हैं भौगोलिक स्थिति इतनी विस्तृत है, तो उसमें स्थानीय या फिर प्रादेशिक भिन्नताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। तो इसमें दिया है कि हम इसे 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर के देखेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता देखने को मिल रही है हमें इसमें तापमान व वर्षण को लेकर के। देखिए, गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान तो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का जो तापमान है ये -45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, यानी जो द्रास है, द्रास का तापमान माइनस में चला जाता है, -45 डिग्री। जबकि तिरुवनंतपुरम ये जो है 22 डिग्री से तक रहता है, यानी गर्मी के सर्दी के दिनों में बता रहा है कि जो द्रास का तापमान है ये -45 चला जाता है, वहीं तिरुवनंतपुरम का जो तापमान है ये 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। आगे देखते हैं, आगे दिया है कि कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अंतर भी हमें देखने को मिलता है। थार के मरुस्थल में यदि देखें तो थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिर करके 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी दिन में 50 डिग्री सेल्सियस और रात में यह 15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान एवं निकोबार में देखें तो दिन और रात का तापमान क्या लगभग समान ही रहता है, यानी दैनिक तापांतर हम देखें तो केरल और निकोबार जो द्वीप समूह है इसमें बहुत कम देखने को मिलेगा। वहीं राजस्थान में मरुस्थलों में देखें तो दैनिक तापांतर सबसे अधिक देखने को हमें मिल सकता है। आगे दिया है कि अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा और ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता मिलती है, जो वर्षण का प्रकार होता है। तो हमें इसमें उसके रूप के साथ साथ मौसम के अनुसार भी इसमें इसकी मात्रा में भिन्नता देखने को मिलता है। हिमालय में देखें तो वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, और देश के अन्य भागों में इसी तरह हम देखेंगे कि मरुस्थल में किस प्रकार से हो रहा है, मैदानी क्षेत्र में किस प्रकार से ये वर्षण हो रहा है या कैसे प्रभावित हो रहा है। शेष भाग में दिया है कि शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है और हिमालय के क्षेत्र में बर्फ के रूप में होता है। वार्षिक वर्षा में भिन्नता मेघालय में देखें तो 400 सेंटीमीटर से लेकर के लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह मात्र 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इतना विभिन्नता देखने को मिलता है वर्षण में हमें। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, यानी अधिकांशतः जो वर्षा होती है भारत में ये महीना है जून से लेकर सितंबर। लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे कि तमिलनाडु तट पे देखें तो अधिकतर वर्षा इसमें अक्टूबर नवंबर यानी सर्दियों में तमिलनाडु के तटों पे या तमिलनाडु में वर्षा में देखने को मिलती है। इस वजह से हमें इसमें सुनने को मिलता है कि शीत ऋतु में भी तमिलनाडु में बाढ़ आ गई। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। जो सागर तटीय क्षेत्र है उसमें तापमान में अंतर कम होता है। कारण ये कि जल बहुत विस्तृत जल राशि के संपर्क में रहता है। देश के आंतरिक भागों में देखें तो मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में दिया है कि उत्तरी जो मैदान है भारत का, वर्षा की मात्रा सामान्यतः इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है घटती जाती है, और यह भिन्नताएं लोगों के जीवन में भी विविधता लाती हैं। जिस प्रकार से जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती जाती है इसका भी प्रभाव उनके जीवन पे पड़ता है, जो उनके भोजन को, वस्त्र और घरों के प्रकार को भी प्रभावित करता है। अब जिस प्रकार की वर्षा होगी वहाँ पे बहुत अधिक सघनतम बहुत 400-500 सेंटीमीटर होगा, तो उस हिसाब से उनका क्या होगा, उनका वस्त्र भी उस तरह से धारण करेंगे, उस प्रकार के घरों का निर्माण करेंगे, तो ये वस्त्र के द्वारा ये सारी चीजें भी प्रभावित होती हैं। आगे है कि राजस्थान में घरों की दीवारें क्या होती है, मोटी, छत क्या होती है, चपटी बनाई जाती है। तराई क्षेत्र गोवा मैंगलोर में देखें तो ढाल वाली क्या होती है, ढालूदार छतें बनाई जाती हैं। असम में देखा जाए तो असम में प्रायः जो घर बनाए जाते हैं वो बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं जलवायु नियंत्रण। जलवायु नियंत्रण के अंतर्गत दिया है कि जो किसी भी क्षेत्र होते हैं, कोई भी क्षेत्र, तो वहाँ की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को ये 6 कारक हैं। सबसे पहले तो अक्षांश है, अक्षांश भी प्रभावित करता है वहाँ की जलवायु को। तुंगता यानी ऊंचाई, जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ हम बढ़ते जाते हैं क्या होती है हमारी देखें तो तापमान कम होता जाएगा, ये भी जलवायु को प्रभावित करेगा। वायु दाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी और महासागरीय धाराएं, इसके साथ साथ उच्चावच लक्षण, यहाँ का धरातलीय स्वरूप यानी उच्चावच, ये सब क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले या जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक हैं। आगे देखते हैं पृथ्वी की गोलाई। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा क्या है की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। नहीं, हमारी पृथ्वी गोल है तो सबको एक समान तापमान, सूर्य का तापमान नहीं प्राप्त हो सकता है, तो इस गोलाकार होने की वजह से भी पृथ्वी, इस वजह से क्या है, अक्षांशों के द्वारा
जलवायु का निर्धारण किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो तापमान है विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर समांतर घटता जाता है। तापमान विषुवत क्योंकि सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ने लगती हैं। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो क्या होगा? वायुमंडल की जो सघनता है वो कम होने लगेगी, क्योंकि पृथ्वी के निकट वायुमंडल की सघनता क्या होती है? अधिक होती है। तो क्या होता है? तापमान भी अधिक रहता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं विरल होता जाएगा वायुमंडल, तो तापमान क्या होता है? घट जाता है। इसलिए पहाड़ियां गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। यानी जो वहाँ का एयर प्रेशर होता है, वायु दाब और जो पवन तंत्र होता है, ये अक्षांश व ऊंचाई के अनुसार क्या होगा? ये भी बदलता जाएगा। जैसे जैसे ऊंचाई पे अधिक हम जाएंगे तो वायु दाब भी कम होगा। जब वायुमंडल की सघनता कम होने लगेगी तो वायु दाब भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसी तरह अक्षांशों के द्वारा भी इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को क्या करता है? प्रभावित करता है। समुद्र का देखें तो जलवायु पे समकारी प्रभाव पड़ता है। यानी समकारी यानी वहाँ का जब तापमान, क्योंकि जलाशय बहुत धीमी गति से गर्म होती है, धीमी गति से ठंडी होती है, तो वो वहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी तो समुद्र का प्रभाव कम होगा, समुद्रकारी प्रभाव तो कम होगा, फिर उसको अंदर की महाद्वीपता क्या होगी? प्रभावित करने लगेगी। देखिए जैसे जैसे दूरी समुद्र से कम होता जाता है, लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करेंगे, क्योंकि सागरीय प्रभाव कम होने लगेगा तो फिर वहाँ का जो मौसम होती है उसमें विषमता बढ़ने लगती है। इसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। गर्मी में बहुत अधिक गर्म हो जाएगा एवं सर्दी में बहुत अधिक क्या होगा? ठंडा पड़ता है या ठंड का में अनुभव होगा, तो ये कहलाती है महाद्वीपीय अवस्था। महासागर जो धाराएं हैं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी देखें तो कोई भी जो तटीय क्षेत्र जहाँ पे कि गर्म या ठंडी जल धाराएं बह रही हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह गर्म या ठंडी हो जाएगी। यानी गर्म जल धाराएं या शीत जल धाराएं हैं तो ये भी वहाँ की जलवायु को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। यहाँ दिया है कि विश्व के अधिकतर जो मरुस्थल है उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पे स्थित है। जो महाद्वीप है, महाद्वीपों के जितने भी हमें उपोष्ण मरुस्थल देखने को मिलेंगे महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पे ही देखने को मिलेंगे। आगे दिया है कि अंत में किसी स्थान के जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि इनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाले वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो क्या करेंगे? ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। यानी हवा जिस आर्द्रता जिस पवन जितनी ऊंचाई तक लेके जा रही है, यदि उतनी ऊंचाई तक उनकी ऊंचाई है तो वो उसको रोक करके अवरोध उत्पन्न करके के वर्षा भी करा सकते हैं और इस तरह से वहाँ की जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं। पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। यानी इसके ढाल होता है, यहाँ से पवन चढ़ रहा है तो यहाँ पे फिर जा करके ये क्या यहाँ तक अवरोध उत्पन्न कर रहा है ये पर्वत, तो यहाँ पे ये क्या होगा? वर्षा करा देगा। वर्षा यहाँ पे अवरोध उत्पन्न करके यहाँ पे वर्षा हो जाएगी। यहाँ की जलवायु तो आर्द्र हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे ऊपर जैसे जैसे वायु जाती है तो फिर इसमें आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है। फिर इधर उतरेगी तो इसमें आर्द्रता रहेगी नहीं, शुष्क वायु रहेगी, इस वजह से इधर सूखा रह जाता है। ये इसका दे रहा है कि पवनाभिमुख जो ढाल होता है ये शुष्क रह जाता है, क्योंकि पवनों में आर्द्रता रह नहीं जाती है, इसलिए वहां पे वो वर्षा नहीं करा पाते हैं। आगे हम देखते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ये तो सब प्रमुख हमने देखा कि जलवायु को प्रभावित करने वाले या जलवायु को नियंत्रित करने वाले जो मुख्य कारक थे। अब हम देखते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने के कारकों के बारे में। इसमें भी वही कारक रहेंगे, अंतर उसमें उस स्थान विशेष के अनुसार बदल जाएगा। आगे देखिए अक्षांश के बारे में देखते हैं हम। देखिए कर्क वृत्त हम देखते हैं कि ये भारत के मध्य भाग से जाता है, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर के पूर्व में ये मिजोरम से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। ऊंचाई के बारे में देखें
तो भारत के उत्तर में हम देखें तो हिमालय पर्वत है। इसकी औसतन ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ की अधिकतम ऊंचाई लगभग मात्र 30 मीटर है। ये दे रहा है तटीय क्षेत्र की। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, उन हवाओं को क्या करता है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। तो ऊंचाई भी प्रभावित कर रहा है। यदि हिमालय उतने ऊंचा न रहता, उसकी ऊंचाई बहुत कम रहती, तो जो मध्य एशिया से आने वाली जो साइबेरिया की तरफ से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, वो भारत में प्रवेश करके भारत को भी बिल्कुल एक शीतल प्रदेश बना देता। ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित कर रहा है। आगे दे रहा है कि इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में क्या है, ठंड कम पड़ती है हिमालय पर्वत की स्थिति के कारण। अगला जो कारक है ये है वायुदाब एवं पवन। इसमें दिया है कि भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। इसमें दिया है 3 कारक, जैसे कि वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ये प्रभावित करती हैं जलवायु को। ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो हमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से देखने को मिल जाएगा। और फिर पश्चिमी विक्षोभ जो हमें ठंडी के मौसम में जो भूमध्य सागरीय की तरफ से आने वाले ये चक्रवात है, तो ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है। ये व्यापारिक वो भी उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के मार्ग में भारत की स्थिति देखने को मिलती है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं और ये दक्षिण की ओर बहती कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ जाती हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं, स्थलीय भागों से बहती हैं, तो इस वजह से इसमें नमी की मात्रा कम होती है। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखें क्यों। देखिए आगे दिया है कोरियोलिस बल। देखिए कोरियोलिस बल जो इसकी उत्पत्ति होती है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ये एक प्रकार का आभासी बल होता है, इसे हम कोरियोलिस बल कहते हैं। इसी बल के कारण पवनें जो है उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं या विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। फेरल नामक भूगोलवेत्ता ने या वैज्ञानिक ने ये बताया कि पवनें जो हैं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर अपने मुड़ जाती हैं और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर। इस वजह से इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। आगे भारत की वायुदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर जो पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है और इन्हें ही दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से हम जानते हैं। ये पवनें कोस्ट महासागरों के ऊपर से बहती हैं और नमी ग्रहण करते हैं। तो नमी ग्रहण करती हैं और भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा कराती हैं। जब ये दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है तो दक्षिण पश्चिमी मानसून में ये पवनें जैसे हिंद महासागर के ऊपर से चलती हैं भारत की मुख्य भूमि पर या स्थल की तरफ, तो फिर ये पवनें क्या होती हैं, आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं और वही आर्द्रता ला करके भारत में वर्षा कराती हैं। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है और इस प्रवाह का मुख्य घटक क्या है, जेट धारा, जेट स्ट्रीम। देखिए जेट धाराओं के बारे में यह दिया है कि जो जेट धारा है ये लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती है और इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं जो ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के किसमें, तो ये ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर के पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है जेट स्ट्रीम। जैसे
ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, ये धाराएं चली जाती हैं उत्तर की तरफ। जैसे ICTZ का प्रभाव आता है तो ये उत्तर की तरफ खिसक जाती हैं जेट स्ट्रीम। देखिए यहाँ पे जेट धारा के बारे में दिया है कि ये एक संकरी पट्टी में स्थित होती है और क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी लगभग 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ये प्रवाहित होती है। और ये क्या होती है, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। इनकी गति गर्मी में जो होती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में देखें तो इसकी क्या होती है, गति बढ़ जाती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराएं हैं। आगे हम देखते हैं इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ भी आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। जैसे भी गर्मी समय आता है या सूर्य जैसे जैसे उत्तर की रेखा की तरफ खिसकता है वैसे वैसे ये जो जेट स्ट्रीम है, जेट धारा जो रहती है, ये हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेट धारा जिसे कि उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, ये गर्मी के महीने में क्या करती है, प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है, जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है, उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। आइए हम देखते हैं पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के बारे में। इसमें दिया है सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ यानी सर्दी के महीने में उत्पन्न होता है और यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। ये पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ हमें देखने को मिलता है। यह प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आते हैं। ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा है? तो देखिए हमने देखा ये पश्चिमी विक्षोभ यानी एक तरह का भी चक्रवात है जो कि शीत ऋतु में हमें उत्तर पश्चिमी भारत में देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं, देखिए ये दिया है, इसमें देखिए ये इस चित्र में दिखा रहा है, ये शीत ऋतु का भारत का मौसम दिखा रहा है। इसमें ये जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, ये जैसे स्थल से अब ये चलेंगी, स्थल से सागरों की तरफ चल रही हैं, इनके दिशा दिखाया गया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें नमी की मात्रा नहीं होती है। और ये देखिए बंगाल की खाड़ी से जैसे ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें आ रही हैं तो बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करके इसमें कुछ आर्द्रता हो जाती है और ये आकर के ये जो तमिलनाडु का तट है यहाँ पे क्या होती है, शीत ऋतु में वर्षा करा देती है। तो इस प्रकार से हमें शीत ऋतु में यहाँ पे तमिलनाडु में वर्षा देखने को मिलता है। और इसी प्रकार देखिए ये जेट धाराओं की स्थिति दिया गया है कि इस समय क्या है, जेट धाराएं हम देख रहे हैं हिमालय के उत्तर में खिसक के आ जा रही हैं। और ये दे रहा है ग्रीष्म ऋतु का। ग्रीष्म ऋतु में देखिए ये दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं चल रही हैं, तो अब ये चल रही हैं हिंद महासागर से स्थल की तरफ। तो ये क्या होती है, यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करके चलती हैं और ये आर्द्रता के द्वारा भारत में मुख्य भूमि पे वर्षा करती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में ये चलती हैं दक्षिण पश्चिम से चलती हैं, तो इसमें सागरों से स्थल तरफ चल रही हैं तो आर्द्रता की मात्रा इसमें बढ़ जाएगी, तो फिर ये वर्षा कराने में सहायक होती हैं। इस समय यहाँ पे ये दिखा रहा है जेट स्ट्रीम। ये जो जेट स्ट्रीम है ये हिमालय के क्या है, उत्तर में खिसक कर चला जा रहा है। आगे हम देखते हैं भारतीय मानसून। यहाँ दिया है भारतीय मानसून कि भारत की जो जलवायु है मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत में आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पे ध्यान दिया। भारत की मानसून पे सबसे पहले ध्यान दिया था अरब वासियों ने। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ, क्योंकि उनके जो जहाज थे पवन के प्रवाह की दिशा पे निर्भर करते थे। तो अरब वासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून नाम दे दिया। और इस मौसमी उत्क्रमण के द्वारा जिस दिशा में पवन चलते थे उस तरह से उनको व्यापार करने में सुविधा होता था। तो उन्होंने इसका अनुभव किया और उन्होंने इसे मौसमी उत्क्रमण नाम दिया।
आगे दिया है कि मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला दिया है कि स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पे निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बना रहता है। यानी स्थल भाग जो होता है, जैसे तापमान इसका बढ़ता है तो यहाँ पे निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्रों पे आसपास इसके उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। एक ये प्रक्रिया। दूसरा दिया है कि ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो होता है, इसकी स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। जैसे जैसे, और ये कैसे खिसकता है, जैसे जैसे सूर्य के साथ ही खिसकता है, जो जैसे सूर्य का उत्तरायण होता जाता है वैसे ये उत्तर की तरफ खिसकता जाता है, इसलिए इसकी स्थिति आ जाती है यहाँ पे यह दक्षिण स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह एक विषुवतीय गर्त होता है जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है और इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि हिंद महासागर में मेडागास्कर जो द्वीप है, इसके पूर्व में लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र बन जाता है। मानसून के परिप्रेक्ष्य में दे रहा है और इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को भी प्रभावित करती है। एक ये तथ्य हो गया कारक प्रभावित करने वाला। अगला है कि ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का जो पठार है बहुत अधिक गर्म हो जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है वहां पे। अगला है कि ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। यानी ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर में चली जाती है पश्चिमी जेट धाराएं और भारत के प्रायद्वीप के ऊपर एक जेट धारा होती है, ये है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा। हमें भारत के प्रायद्वीप के ऊपर देखने को इसकी स्थिति मिलती है। ये सब चीजें भारत के मानसून को प्रभावित करती हैं। यहाँ पे दिया है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के बारे में। ये जो है ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का ये क्षेत्र होता है, जैसे ITC-Z के नाम से हम जानते हैं। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में क्या है मिलती हैं। जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें आती हैं या फिर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, तो ये क्या होती हैं इसी ITC इस क्षेत्र में क्या होती हैं अभिसरित होती हैं या मिलती हैं। ये निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है। जो विषुवत वृत्त हमें ग्लोब पे देखने को मिल जाता है, इसी के लगभग समानांतर इसकी स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह थोड़ा सा उत्तर या दक्षिण की ओर भी खिसकता रहता है, न कि सिर्फ भूमध्य रेखा पे स्थित होता है। उसके जैसे जैसे थोड़ा सा वो कर्क रेखा या फिर मकर रेखा की तरफ सूर्य खिसकता है, वैसे इसका भी आभासी विसरण हमें देखने को मिल जाता है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्था में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति क्या होती है बदल जाती है, विपरीत हो जाती है, तथा जो पूर्वी प्रशांत महासागर होता है इसके ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। वहां का निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है और दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। आगे दिया है कि डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी तथा ताहिती द्वीप प्रशांत महासागर में, ये प्रशांत महासागर में 18 डिग्री दक्षिणी 149 डिग्री पश्चिम के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। इस गणना द्वारा इस दोनों महासागर डार्विन और ताहिती इनका जो वो अध्ययन किया जाता है, इसके आधार पे मानसून की तीव्रता या मानसून तेज होगा या मानसून खराब होगा इसका अनुमान लगाया जाता है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलंब से मानसून आएगा, वर्षा कम प्राप्त होगी। अल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ ही एक लक्षण है और अल नीनो जो है ये एक गर्म समुद्री जलधारा है। अल नीनो एक प्रकार की गर्म समुद्री जलधारा है और यह
पेरू की ठंडी धारा के स्थान पे प्रत्येक 2 या 5 वर्षों के अंतराल में पेरू के तट से होकर बहती है। यानी कि सतत चलने वाली धारा नहीं है, इसमें अंतर देखने को मिलता है। 2 से 5 सालों में ये धारा उत्पन्न हो जाती है एल नीनो, जो कि गर्म जल धारा है और पेरू की जो ठंडी जल धारा है इसको प्रतिस्थापित कर देती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो, इसलिए इस परिघटना को एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। एल नीनो के बारे में दिया है कि जो ठंडी पेरू जलधारा है, इसी के स्थान पे ये अस्थायी तौर पे एक गर्म जलधारा के रूप में ये विकसित हो जाती है और इसको नाम दिया जाता है एल नीनो। एल नीनो जो है स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय के आसपास ये धारा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे बेबी क्राइस्ट कहते हैं। और एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को भी बढ़ा देती है। जब एक गर्म जलधारा है तो वहाँ के समुद्र के तापमान को बढ़ा देगी, और जब समुद्र का तापमान बढ़ जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाएगा, लो प्रेशर। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को क्या होती है, ये शिथिल कर देती है। जब लो प्रेशर हो जाएगा तो फिर व्यापारिक पवनें क्या हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं। आगे दिया है कि मानसून का आगमन एवं वापसी। इसमें हम देखेंगे कि कब आगमन होता है मानसून का, कब वापसी होता है। देखिए यहाँ दिया है कि व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्र के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित भी होती हैं। मानसून का समय जो है जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है, जून से सितंबर तक। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और लगातार कई दिनों तक यह जारी रहता है। इसे मानसून प्रस्फुट हम या मानसून का फटना कहते हैं, यानी वर्षा अचानक उस दिनों में लगातार कई दिनों तक खूब ज्यादा वर्षा होती है। इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बढ़ जाता है, 2 शाखाओं में, एक तो हो गई अरब सागर शाखा और एक हो गई बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो 2 प्रमुख शाखाओं में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बढ़ जाता है। जो अरब सागर शाखा ये लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा ये जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों ये है गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाते हैं, गंगा के मैदान के ऊपर। और मुख्यतः ये जो पंजाब का क्षेत्र है, यहाँ पे ये दोनों शाखाएं क्या होती हैं, आपस में मिल जाती हैं। आगे है कि दिल्ली में ये समानतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा इससे। आगे है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। आगे देखेंगे मानसून की वापसी के बारे में दिया है कि मानसून की जो वापसी है अपेक्षाकृत यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी जो राज्य हैं उन राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाता है। यानी वह उधर उत्तर पश्चिमी राज्यों में मानसून लेट से पहुंचता है और क्या होता है, उधर से जल्दी से वापसी भी कर लेता है। तो उत्तर पश्चिमी राज्यों से ये सितंबर में प्रारंभ हो जाता है और मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह से पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। आगे है कि द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है, यानी
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इन पे सबसे जो मानसूनी वर्षा आती है सबसे पहले यहाँ होती है, फिर मुख्य भूमि पे पहुंचती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर के मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का जो शेष भाग है शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। जब उसकी वापसी हो जाती है तब आगे हम देखते हैं ऋतुओं के बारे में। भारत में ऋतुओं को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए यहाँ दिया है कि मानसूनी जलवायु की जो विशेषताएं हैं, एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है और एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलेगा। तटीय क्षेत्रों के तापमान में तो बहुत भिन्नता नहीं होती है, लगभग सागरीय प्रभाव के कारण सम जलवायु रहती है। यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती हैं। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार के ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में जो मुख्यतः है 4 प्रकार के ऋतुओं की पहचान की गई है। ये है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। तो 4 ऋतुओं में मुख्य रूप से हम पहले देखते हैं शीत ऋतु के बारे में। इसमें दिया है कि उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ हो जाती है और फरवरी तक शीत ऋतु हमें मध्य भारत में देखने को मिलती है। भारत के उत्तरी भाग में देखें तो उत्तरी भाग में ये देखिए इसका मैप दिया हुआ है मानसून का कि किस तरह से ये मानसून आ रहा है। सबसे पहले इधर दक्षिणी भागों में जून में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दे रहा है केरल में 1 जून को प्रवेश कर रहा है। फिर इधर महाराष्ट्र, कर्नाटक में जून के 5 जून तक, लगभग 10 जून तक मुंबई महाराष्ट्र, और 15 जून दिया है गुजरात में प्रवेश करने के बाद। फिर जुलाई और 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक ये राजस्थान के उत्तरी भागों तक प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया है। आगे यहाँ पे हम देख रहे हैं दिसंबर एवं जनवरी के जो सबसे ठंडे महीने होते हैं और तापमान जो है दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होता है बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पे जो चेन्नई है, चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म, रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है और हिमालय के ऊपरी ढालों पर तो हिमपात भी होता है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं ये प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम हमें देखने को मिल जाएगा। इन पवनों के कारण ही कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पे होती है, क्योंकि वहाँ ये पवने समुद्र से स्थल की ओर बहने के कारण उसमें आर्द्रता हो जाती है। वो आर्द्रता धारण करने के कारण तमिलनाडु में बरस पड़ती है। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्के पवने इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवने पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवने शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है और यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है और इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है। पर्वतों में हिमपात देखने को मिलेगा, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे कि स्थानीय तौर पे महावट कहा जाता है कि कुल मात्रा क्या होती है कम होती है, लेकिन ये जो महावट होती है रबी की फसलों के लिए क्या होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ पे तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। जलवायु सम रहती है यहाँ पे। ग्रीष्म ऋतु में दिया है कि सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है और उत्तर की तरफ ये पट्टी खिसकने के कारण दिया है कि मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पे मार्च से मई तक के दौरान रिकॉर्ड किया जाता है। इन तापमान को देखकर अनुमान लगाया जाता है
मार्च में दक्कन के पठार का जो उच्च तापमान है ये लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान दिया है कि ये हो जाता है 42 डिग्री सेल्सियस। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है, वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत तक उत्तर पश्चिम में थार का जो रेगिस्तान है, थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर का पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो पवन का परिसंचरण यहाँ पे इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ हो जाता है। आगे की जो लू है एक ग्रीष्म काल का ही प्रभावी लक्षण है और ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं और इस हवा का जो सीधा प्रभाव है घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि यह तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। कर्नाटक में इसे आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन, वर्षा ऋतु के मानसून का आगमन कहते हैं। इसमें दिया है कि ये जून से प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। जैसे जून में क्योंकि सूर्य और उत्तरायण या फिर कर्क रेखा के पास आ जाता है तो बिल्कुल उत्तरी मैदानों में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को अपने तरफ आकर्षित करता है और ये दक्षिण पूर्व की व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। क्योंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं। आगे दिया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट है तो पश्चिम के घाट के जो पवन मुखी भाग होते हैं इनमें तो भारी वर्षा होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा इससे भी अधिक होती है और दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर जो वर्षा होती है देश के उत्तर पूर्वी भागों में ही होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखला में स्थित जो मासिनराम ये है विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। गंगा घाटी में देखें तो गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की जो मात्रा है ये कम होने लगती है। जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम तरफ हवाएं जाती हैं उनमें नमी की मात्रा कम होती है तो इनमें वर्षा की मात्रा भी कम होने लगती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। तो जो वर्षा में विराम है इस प्रकार इसमें आर्द्रता शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। कभी कभी वर्षा बहुत अचानक हो जाती है जिसे वर्षा विस्फोट कहते हैं और कभी कभी वर्षा रुक जाती है कई दिनों तक तो इसमें वर्षा विराम इसको के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में दिया है कि मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण को खिसकता रहता है या गर्त का निर्माण नहीं हो पाता है तो वर्षा विराम हमें देखने को मिलता है। आगे देखिए कि जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है इन भागों में वर्षा अच्छी होती है
दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्र में विस्तृत वर्षा भी होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं एवं जान माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय को प्रभावित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र जो होता है, निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है। आगे दिया है कि यह मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है और यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता देखने को मिलती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा या शुष्क देखने को मिलता है और इसका आगमन एवं वापसी प्रायः अव्यवस्थित होता है। इसलिए यह कभी-कभी देश के किसानों के कृषि कार्यों को भी बिल्कुल अव्यवस्थित कर देता है। मानसून की वापसी के बारे में दिया है कि यह परिवर्तनीय मौसम, तो ये इसकी वापसी जो होती है अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण, जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन दक्षिण की तरफ खिसकता है तो ये मौसम जो है मानसून की वापसी होने लगती है या मौसम लौटने लगता है। इस कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला जो गर्त है अब उत्तरी मैदानों की ओर शिथिल होने लगता है, यानी उत्तरी मैदानों की ओर से खिसकने लगता है, दक्षिण की तरफ जाने लगता है और धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इस स्थान ले लेते हैं। जो निम्न दाब प्रणाली से ढका रहता है या निम्न दाब प्रणाली निम्न वायुदाब का क्षेत्र रहता है, अब वो उच्च दाब प्रणाली में बदलने लगता है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं, धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें जो है उत्तर के मैदान से बिल्कुल हट जाती हैं। आगे है कि अक्टूबर एवं नवंबर तक का जो महीना होता है गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तित होने लगता है। मानसून की वापसी होने से आसमान भी साफ, तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होने लगती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम जो होता है असह्य हो जाता है और इसे सामान्यतः कुआर की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। यहाँ पे एक तथ्य दिया है कि मासिन जो राम है यह विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टेलेग्माइट एवं स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए भी ये प्रसिद्ध है मासिन राम। आगे के नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है और जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को भी पार करते हैं जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है और ये होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात और ये प्रायः बहुत ही अधिक विनाशकारी होते हैं। यहाँ पे देखिए इस चित्र में दिया हुआ है इस मैप में वर्षा की मात्रा, यानी हल्के रंगों द्वारा जो दर्शाया गया है सबसे कम वर्षा देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे लगभग 20 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। जो सबसे यहाँ पे डार्क कलर से दिखाया गया है जैसे पश्चिमी घाट हो गया, यहाँ पे वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। इसके अलावा यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम का क्षेत्र, ये हो गया मेघालय का गारो खासी जनते पहाड़ियों के, यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा जैसे ये आसमानी रंग का हो गया, ये हो गया यहाँ से 100 से 200 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा में देखने को मिल जाएगी। ये राजस्थान वाला क्षेत्र है, देखिए यहाँ पे हमें 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा देखने को मिल जाएगा। इस रंगों द्वारा ये वर्षा की मात्रा दिखाया गया है। यहाँ पे हमें लद्दाख के क्षेत्र में भी 20 सेंटीमीटर से यानी सबसे कम वर्षा में इधर देखने को मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आगे दे रहा है कि गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों हम देखें तो यहाँ पे सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते रहते हैं क्योंकि कृष्णा, गोदावरी, कावेरी ये नदियाँ जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटों के समीप है और फिर इधर तमिलनाडु के तटों की तरफ बहती हैं, तो इस क्षेत्र भी ये क्षेत्र जो पूर्वी तटीय क्षेत्र जो है चक्रवातों द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पे अधिकतर वर्षा इन चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है।
वर्षा का वितरण देखें तो पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेमी वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती है। दक्षिणी पठार में देखें तो दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा की मात्रा काफी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है और हिमपात जो है हिमालय क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है, यानी हिमालय काफी ऊंचाई अधिक है तो हमें हिमपात वहीं तक सीमित देखने को मिलता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कि राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग, पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में भी अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। इसी तरह से देखिए यहाँ दिया है कि मानसून एकता का परिचायक है। कैसे? आइए इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है कि जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। हाँ, ये तो हम पढ़ चुके हैं। और इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी। ये इसी समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में भी बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पे मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं। वर्षा की जो अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण है, मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन, उनके त्योहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक देखें तो संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा भी करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी भी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियां जो इन जलों का संवहन करती हैं, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। और इस प्रकार से विविधता, या उत्तर का मैदान हो या हिमालय क्षेत्र हो, राजस्थान हो या फिर सागर तटवर्ती क्षेत्र हो, सब में विविधता तो है जलवायु को लेकर, मौसमों को लेकर, वर्षा को लेकर, लेकिन फिर भी सांस्कृतिक रूप से क्या वो एक दूसरे पे निर्भर है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये एकता निर्धारित करता है कि मानसून जो है भारतीय एकता का भी परिचायक है। मानसून के अनुसार विभिन्न प्रकार के हमारे रीति त्योहार भी मनाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, लोगों को आपस में जुड़े रहने में मदद करते हैं अपनी संस्कृति के साथ। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।